हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द स्टडी अलायंस। सो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम वैदिक एज के इकोनॉमिक सिस्टम एंड जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया। यदि हम लास्ट क्लास एज की बात करते हैं तो हमने वैदिक एज के जोग्राफिकल कंडीशन को देखा था, साथ ही में हमने पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बात की थी, एज वेल एज हमने डिस्कस किया था इनका सोशियो कल्चरल कंडीशन को। साथ ही हमने रिलीजियस प्रैक्टिस को भी डिस्कस किया था। यदि हम ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं तो हमने देखा था कि इनके द्वारा जो अर्ली सेटलमेंट किया गया था वो सरस्वती रिवर के बैंक पर किया गया था। आफ्टर दैट हमें देखने को मिला इनके द्वारा सदर्न इंडिया की ओर स्प्रेड किया गया। यदि पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में हम इनके द्वारा हेरिडेटरी को अब अपना लिया गया था। हेरिडेटरी मीन्स अब जो किंगशिप होगी, जो किंग बनेगा, जो राजा बनेगा वो एज ए जनरेशन वाइज बनेगा, यानी जिसका पिता राजा होगा अब उसका पुत्र ही राजा बनेगा या उसका फैमिली मेंबर ही राजा बन पाएगा। अदर किसी को राजा बनने के एंट्री से दूर कर दिया गया था। ठीक है। उसी तरीके से यदि हम सोशियो कल्चरल कंडीशन की बात करते हैं तो इनकी सोसाइटी 4 वर्नाज में डिवाइड थी। ठीक है। यदि उसी तरीके से बात करते हैं तो एक अदर ग्रुप भी देखा गया था जिन्हें दस्यूज बोला गया। यदि दस्यूज की बात करते हैं तो दस्यूज वो ग्रुप होता था जब आर्यंस के द्वारा अटैक किया जाता था किसी लैंड पर, तो वहां के जब पीपल्स को हरा दिया जाता था आर्यंस के द्वारा तो उन्हें दस्यूज बना लिया जाता था। यानी कि ये जो हारे हुए पीपल होते थे, जो ग्रुप होता था हारा हुआ, उन्हें दस्यूज कहते थे। ये विदाउट किसी पेमेंट के वर्क करते थे। इनको किसी तरीके का पेमेंट नहीं दिया जाता, ना किसी तरीके का हिस्सेदारी दी जाती थी इनके सिस्टम से। तो ये एक तरीके की बेगारी करते थे। ठीक है। उसी तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट रिलीजियस प्रैक्टिस की। तो रिलीजियस प्रैक्टिस में हमने देखा था यहाँ पे कई सारे गॉड एंड गॉडेसेस का डिस्कवरी होती है जिनका क्लासिफिकेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन, यानी किस तरीके का गॉड है जो किस तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा उसी तरीके से उनको रिकॉग्नाइज किया गया या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं लॉर्ड इंद्र की, तो उसे देखा गया था बारिश के राजा के रूप में। उसी तरीके से बात करते हैं सन की, तो सन को देखा गया था एज ए लाइट। उसी तरीके से फर्टिलिटी की बात करते हैं तो अर्थ को एज ए फर्टिलिटी या फर्टाइल गॉड के रूप में देखा गया था। इसी तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड्स यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं। ये थी हमारी लास्ट क्लास की बात है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। आइए देख लेते हैं आज का इकोनॉमिक सिस्टम वैदिक पीरियड। यदि वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो अब से पहले या अब तक की जो सोसाइटी थी पूरी बेसिस या बेस्ड होती थी इकोनॉमी या एग्रीकल्चर पर। ठीक है। यानी इनकी इकोनॉमी मोस्ट किस पे बेसिस होती थी? एग्रीकल्चर पर। तो ऐसा क्या हुआ कि लास्ट पीरियड से हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला इस पीरियड में एग्रीकल्चर का। तो इसके बिहाइंड में रीजन है आयरन डिस्कवरी, यानी इस पीरियड में आयरन मेटल को डिस्कवर कर लिया गया। ठीक है। जिससे एक्सेज और अदर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए थे। उनके द्वारा जो डेन फॉरेस्ट हुआ करते थे उन फॉरेस्ट को साफ किया गया, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया और उसमें कल्टीवेशन देखने को मिला। और कल्टीवेशन इस स्किल पे हुआ कि हमें एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी इस पीरियड में देखने को मिली। ठीक है। यदि इस पीरियड की बात करते हैं तो सारा का सारा इनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है गंगा एंड यमुना वैली में, या फिर इसके गंगेटिक रीजन बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। तो यहाँ पे इनका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। साथ ही में जो कार्ट हुआ करती थी, जो गाड़ियां हुआ करती थी, उनको बैलों के द्वारा पुल किया जाएगा जिससे इनका ट्रेड काफी इजी हो जाएगा। यदि इनके अपार्ट फ्रॉम अदर चीजों की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी देखने को मिलती है, एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिलती है, फिशिंग को यूज किया जाएगा काफी लार्जेस्ट स्केल पे, मेटल डिस्कवरी होती है जिसमें आपने देखा यदि अर्ली पीरियड की चालकोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो उसमें डिस्कवर किया गया था कॉपर को। वैदिक पीरियड में आपको आयरन डिस्कवरी देखने को मिलती है। अदर मेटल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको गोल्ड देखने को मिलता है एंड सिल्वर देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये मेटल्स हैं जो यहाँ पे डिस्कवर की जाएगी। अदर देन इसमें कारपेंट्री भी काफी
लार्जेस्ट स्केल पर हमको देखने को मिलती है, टैनिंग देखने को मिलती है, और इन सभी चीजों को एज ए ऑक्यूपेशन इनके द्वारा यूज किया जाएगा, जिनका ट्रेड भी किया जाएगा अपने यूज के साथ साथ में इनको ट्रेड भी किया जाएगा अदर रूरल सोसाइटीज या अदर जो भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन देखने को मिला था या अदर नियर बाय जो सिविलाइजेशन थे उनमें भी इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। यदि ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं तो हमने बताया आपको गोल्ड एंड सिल्वर मेटल की डिस्कवरी देखने को मिली। इससे पहले के फेज में आपको ऑर्नामेंट देखने को मिलते हैं स्कल्टन यानी कि बोन्स के देखने को मिलते हैं, स्टोन्स के देखने को मिलते हैं और आपको कॉपर के देखने को मिलते हैं। लेकिन इस फेज में आते आते आपको गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आप इस फिगर में एक पिक्चर में आप देख सकते हैं, काफी डलाई की जाएगी, बुनाई की जाएगी अच्छी तरीके से। इसी समय पे यदि बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में इनमें काऊ को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसको एज ए ट्रेडर या ट्रेडिंग में भी इसको यूज किया जाएगा, इनको जस्टिस सिस्टम में भी यूज किया जाएगा, जो कि आगे बात करने वाले। यदि इसमें क्लॉथिंग की बात करते हैं तो इस समय पे अच्छी तरीके से बुनाई स्टार्टिंग हो जाएगी। लास्ट पेज में हमने बात किया था बुल के बारे में, जो कि इसमें रेसों के रूप में देखने को मिलेगा। बुल से रेसे बनाए जाएंगे, यर्न से आपके रेसे बनाए जाएंगे, रेसे से कपड़ा बुना जाएगा। ठीक है, जिसमें ज्यादातर पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा वुमेन्स का, जिससे काफी वेरियस फैशंस आपको देखने को मिलेंगे क्लॉथ्स की। ठीक है, तो इस तरीके की सभी चीजों को एज ए ट्रेड यानी कि इनके इकोनॉमिक सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जिसमें सभी तरीके की चीजें देखने को मिलती है। यदि आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो इनको ऑक्यूपेशन के रूप में यहाँ पे हंटिंग भी देखने को मिलेगी आपको, यानी कि हंटिंग अब से पहले यूज होती थी इनका भरण पोषण के लिए, यानी कि इनके खुद के सेल्फ फूड के लिए देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय पे हंटिंग एज ए ऑक्यूपेशन की जाएगी इनके द्वारा, यानी कि हंट किए हुए एनिमल्स के ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रेड किया जाएगा, उनके मांस को ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको पर्टिकुलरली एलिफेंट के टीथ आपको देखने को मिलेंगे, बफेलोज देखने को मिलेंगी, बफेलोज का मांस देखने को मिलेगा, एंटीलोप्स देखने को मिलेंगे, बोर्स जिसका मांस लार्जेस्ट स्केल पे इनके द्वारा यूज किया जाएगा। ठीक है, अदर देन बात करते हैं वेयर्स की, पोएट्रीज की, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्रीज देखने को मिलेगी। हमने बात किया था अर्ली नियोलिथिक पीरियड में कि जो पोएट्रीज हुआ करती थी, जो बेयर्स हुआ करते थे, उनको पकाया जाएगा, उन पे पेंटिंग्स की जाएगी। ठीक है, तो इस समय पे आपको जो पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, आपको ब्लैक पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, रेड पोएट्रीज देखने को मिलेगी, जिसपे ज्योमेट्री भी यूज की जाएगी। ज्योमेट्री भी यूज की जाएगी यानी कि आपको त्रिकोणमिति यानी कि डिफरेंट टाइप के फिगर्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें बात करते हैं तो सर्कुलर और अदर फिगर भी आपको इन पोएट्रीज के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके का इनका पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, जिनको बेचा भी जाएगा और खुद के यूज के रूप में भी रखा जाएगा। अदर देन बात करते हैं इसके जस्टिस सिस्टम की, तो जस्टिस सिस्टम में मेन रोल होता है काउस का। वो कैसे? यदि किसी पर्सन के द्वारा कोई ऐसा क्राइम कर दिया जाता है जिसमें किलिंग भी शामिल हो, यानी कि लार्जेस्ट कौन सा हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन को मारा जा रहा है उनके द्वारा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पनिशमेंट के रूप में देखने को मिलता है कि यदि एक व्यक्ति के द्वारा किलिंग भी कर दी जाती है तो इसके बदले में वो 100 काउज देके उसको क्या कर सकता था, यानी कि अपने क्राइम को बदल सकता था, यानी अपने क्राइम में छूट पा सकता था, यानी 100 काउज उसको एज ए पनिशमेंट प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो उसको उस किलिंग या फिर उस क्राइम से आप उसको छूट दे दी जाती थी। ठीक है, और अदर चीजें भी दिखाई देंगी आपको। ठीक है, अदर देन बात करते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट को किनके द्वारा सुधारा जाता था या किनके द्वारा देखा जाता था, तो कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आपको मीडिएटर या मीडिएशन में आपको देखने को मिलेंगे मध्यमासी। आपको मध्यमासी देखने को मिलेंगे, ये मीडिएटर का रोल प्ले करते थे कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी लार्जेस्ट स्केल पे यहाँ से टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से यदि अदर बात करते हैं, यहाँ पे सभाएं हुआ करती थी जिनके थ्रू ये अपने जस्टिस सिस्टम को प्रोवाइड करवाते थे। जैसे कि आज के हरियाणा में बात करते हैं तो आपको काफी सारी छोटी छोटी सभाएं देखने को मिलेगी, जो अपने जस्टिस सिस्टम को एज कंपेयर गवर्नमेंट का सिस्टम, वो खुद ही अपना लोकल लेवल पे अपना जस्टिस सिस्टम भी रखते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके की ये सभा जो कि आज के असेंबलीज के रूप में देख सकते हैं, इस समय पे ऐसा सभाएं जो होती थी आज के असेंबली के रूप में दिखाई देती। उसी तरीके से सभा के अलावा समितिज भी दिखाई देगी आपको, ठीक है। अब ये इनमें क्या डिफरेंस होगा सभा एंड समिति में? भाई बेसिकली तो हमारे हिसाब से तो दोनों असेंबलीज ही हो जाएंगे। देखो समिति होती थी जो रूरल लेवल पे हुआ करती थी, विलेज लेवल पे हुआ करती थी, इसमें पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा ट्राइबल्स का। लेकिन सभा की बात करते हैं तो जो सभी छोटे छोटे विलेज का ग्रुप हुआ करता था, जो लीड रोल में हुआ करता था, जो गांव या जो जन, इस समय पे जो लीड रोल में किंगडम के रूप में हमें जन दिखाई देंगे, तो उन जन में ये सभाएं दिखाई देती थी और सभी गांवों के रिप्रेजेंटेशन उनको दिखाई देंगे। सभी गांवों के एक एक पर्सन था जो गांव को रिप्रेजेंट करता, वो इसमें पार्टिसिपेशन करे, ठीक है। और यदि बात करते हैं जन यहाँ पे किंगडम के रूप में दिखाई देगा। यदि इसके लीड रोल की बात करते हैं तो राजन के द्वारा इसको लीड किया जाता था, जो राजा हुआ करता था इसको क्या बोलते थे? राजन बोलते थे, ठीक है। तो इस तरीके का इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या जस्टिस सिस्टम दिखाई देगा। गांव का जो हेड होता था उसे ग्रामीणी कहा जाएगा, विलेज हेड को इसमें ग्रामीणी कहा जाएगा, जो पूछा गया है आपसे पहले भी एग्जाम, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है ब्रजपति, जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पेस्ट्रोल लैंड्स दिखाई दे, ठीक है। अदर देन यदि बात करते हैं इनके जो जस्टिस सिस्टम होता था, जो असेंबली हुआ करती थी जिसमें जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करवाया, जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाता, उसका हेड हुआ करता था विधाता। कौन होता था? विधाता हुआ करता था। यदि इस विधाता की बात करते हैं तो ये विधाता होता था आपका एक तो सेकुलर पर्सन हुआ करता था, किसी रिलीजियस, बेसिकली यहाँ पे अभी तक तो हिंदू धर्म में दिखाई देगा, लेकिन हिंदू धर्म में भी कई सारे छोटे छोटे सेक्ट्स दिखाई देंगे। तो उन सेक्ट में किसी तरीके का पक्षपात नहीं किया जाता, यानी सेकुलरिज्म, हमको यहाँ पे सेकुलरिज्म का कंसेप्ट आपको दिखाई देगा। सेकुलरिज्म होता क्या है? सेकुलर क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है आप किसी एक धर्म को नहीं मानते, ठीक है, या जितने भी धर्म होंगे आप सभी के लिए टॉलरेंट होते हैं, या सभी धर्मों को आप इक्वल नजर से देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इनका जस्टिस सिस्टम आपको दिखाई देगा। इस समय पे हॉर्सेज यूज किया जाते थे। इन हॉर्सेज को एक कार्ट हुआ करती थी, एक गाड़ी हुआ करती थी जिसको पुल करने के लिए यूज किया जाता था। इन कार्ट्स को एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज करते थे, यानी कि यहाँ पे हॉर्स रेसेस देखने को मिलेगी आपको, घोड़ दौड़ देखने को मिलेगी, ठीक है। अदर यदि इनका एंटरटेनमेंट की बात करते थे, इनके द्वारा फ्लूट्स यूज किया जाएगा एज ए म्यूजिक, बीना इनके द्वारा बजाया जाता, ढोल इनके द्वारा बजाया जाएगा। लेकिन इनमें भी यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो वो गैम्बलिंग थी, यानी गैम्बलिंग सबसे ज्यादा की जाती थी, ठीक है। आई होप आपको इकोनॉमिक सिस्टम एंड जस्टिस सिस्टम समझ में आया होगा वैदिक पीरियड में। आइए अब क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए उन सभी को मेंशन किया है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे इनकी डेट्स मेंशन करना भूल गया, आगे से इनकी डेट्स भी मेंशन कर दी जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर में पूछा गया। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैदिक लिटरेचर के बारे में, यानी कि कौन सा वैदिक लिटरेचर है जिन्हें इन पर्टिकुलर नाम से जाना गया। श्रुति जो वैदिक टाइम पे लिखे गए थे, स्मृति जो वैदिक टाइम पे लिखे गए थे, संहिता वैदिक टाइम पे, वेदांगा वैदिक टाइम पे, यानी कि कौन से लिटरेचर है जो वैदिक समय पे लिखे गए। तो हमने क्लास में बताया था, जो वैदिक पीरियड की पहली क्लास आई थी उसमें, कि इस समय पे श्रुति लिटरेचर देखने को मिलते हैं, जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को उनके जो टीचिंग्स होती थी उसको सुना दिया जाता था, और उन टीचिंग्स को स्टूडेंट्स के द्वारा अदर सोसाइटी में या अदर पर्सन को सुनाया जाता था। तो इस तरीके का इनका लिटरेचर देखने को। वहीं यदि कंपेयर करें स्मृति से, तो स्मृति क्या होती है? स्मृति आपको देखने को मिलेगी किसी रॉक पर, किसी पिलर पर, या फिर किसी कॉपर प्लेट पर आपको इंस्क्रिप्शंस दिखाई देगी, आपको लिखी हुई बातें दिखाई देगी, ठीक है। तो इन्हें हम स्मृति बोलेंगे, ओके। देन बात करते हैं संहिता। उसी तरीके से आपको संहिता देखने को मिलेगी, वेदांश देखने को मिलेगी। वेदांश की बात करते हैं तो ये वेदों के ही उपंग हुआ करते थे, जिन्हें वैदिक या वेदों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका इसमें क्वेश्चन हो जाता है
यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन सेक्रीफाइस फॉर्मूला, यानी कि कौन सा वेद है जिसमें सेक्रिफिकेशन की बात की गई है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सामवेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा या अथर्ववेदा। कौन सा ऐसा वेद है जिसमें सेक्रिफिकेशन की बात की गई, जो कि हमने शुरुआत में बताया था ये आपको, यानी कि जो हमारा पहला वैदिक एज का क्लास था उसमें ये चीजों को डिटेल किया गया। बेसिकली इसका आंसर होगा सी, यानी यजुर्वेदा में आपको सेक्रिफिकेशन की बात की गई। आइए एक एक को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला वेद हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसमें 10 सर्कल आपको देखने को मिलेंगे, 1028 आपको इसमें पोएम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट वेद है वो आता है आपका सामवेद। यदि सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में बात की गई है, इसमें सब्जेक्ट रखा गया वर्शिप्स की बात की गई, इसमें पूजा पाठ की बात की गई। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट है यजुर्वेद, जिसमें हमने बताया कि सेक्रिफिकेशन की बात की गई, सेक्रीफाइस की बात की गई, यानी किसी पर्टिकुलर चीज को प्राप्त करने के लिए कौन सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसकी बात की गई है। नेक्स्ट आपका आता है अथर्ववेदा। तो अथर्ववेद की जब बात करते हैं तो अथर्ववेद में आपके मैजिक्स के बारे में बात की गई, जादू टोने के बारे में बात की गई, ठीक है। तो इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन का डिटेल हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें पूछा गया है आपका कि वैदिक कल्चर का फाउंडर कौन था, द्रविडियन, आर्यन, हड़प्पन या नन ऑफ दिस। तो आपको शुरू ही में ही बताया था आपने कि आर्यंस के द्वारा वैदिक एज को फाउंड किया गया, ठीक है। यानी यहाँ पे जो लोग देखने को मिलेंगे कौन मिलते हैं, आर्यंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द ट्राइबल असेंबलीज वाज नॉर्मली इन्वॉल्व द इलेक्शन ऑफ ट्राइबल चीफ, यानी जो ट्राइबल चीफ के इलेक्शन के रूप में कौन सी जो असेंबलीज के द्वारा पार्टिसिपेशन किया जाता है। तो इसमें बात की गई समिति, सभा, जना या विधाता। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया जी, आई होप आपको क्लियर होगा, आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, समिति, क्योंकि हमने बताया था कि ट्राइबल के द्वारा पार्टिसिपेशन किया जाता था। उसी तरीके से सभा के बारे में हमने बताया था, सभा में कौन होता था, सेंट्रल लेवल की असेंबली होती थी जिसके आज की हमारी असेंबली से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो छोटे छोटे ब्लेज के ऊपर हेड ब्लेज होता था या जन जिसको बोलते थे, इस पूरे को क्या बोलेंगे, जन बोलेंगे। तो इस जन में जो असेंबली हुआ करती थी उसे सभा बोलते थे, और जो ट्राइबल लेवल पे, जो ग्रामीण लेवल पे होती थी उसे हम समिति बोलते। जन की बात की तो जन होता था किंगडम। उसी तरीके से विधाता, यदि विधाता की बात करते हैं तो विधाता कौन हुआ करता था, जो इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस को कंडक्ट करवाता, ठीक है। तो आपका आंसर ए हो गया, बाकी की चीजों को हमने डिटेल में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा का आर्यन वर्ड का मीनिंग क्या था, क्या एथेनिक ग्रुप था आर्यन, एक नोमैडिक पीपल थे, या स्पीच ग्रुप थे, या ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि सारे ही सही है। तो इसमें आपको सारे ही देखने को मिलेंगे, सारे के सारे सही है, यानी कि इनको एथेनिक ग्रुप भी बोलते हैं, इनको नोमैडिक पीपल्स भी बोलते हैं, इनको स्पीच ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया। आई होप आपको सारा का सारा क्लियरेंस हुआ होगा क्वेश्चन जो डील किए। अब आइए चलते हैं हमारे मेंस की प्रैक्टिस। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएंगे, ठीक है। यदि मेंस के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इसमें व्हाट डू यू नो अबाउट द दस्यूज। दस्यूज के बारे में आप क्या जानते हैं उसका मेंशन करना है, और जिस समय पर ये आए थे तो कैसी कंडीशन थी वहां उसके बारे में आपको मेंशन। यदि हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो डियर बेसिकली आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि अभी किसी भी पर्सन के द्वारा आंसर राइटिंग टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट नहीं की जाए। डियर यदि यहीं से आप स्टार्ट करोगे देन ही आप अच्छी प्रैक्टिस की ओर मूव कर पाओगे, डायरेक्टली कुछ भी नहीं होता, एक एक सीढ़ी चढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें आपको एक हिंट दे देते हैं आंसर राइटिंग की। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होगा जो कि आपका 20 to 30 वर्ड्स में होगा, जिसमें आपको बताना होगा उसके सब्जेक्ट के बारे में, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा, किसके ऊपर बात की गई। आफ्टर दैट आप उसकी बॉडी को डिस्कस करेंगे जिसमें उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे।
फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर आप एक रेफरेंस के थ्रू ही दें, जैसे कि बात करते हैं दस्युज की बात करते हैं तो आप बताएंगे, एक स्टेटमेंट देंगे दस्युज कौन होते थे। दस्युज होते थे कि आर्यंस के द्वारा हराए हुए लोग। लेकिन अब आप स्टेटमेंट दे दी, लेकिन आपकी स्टेटमेंट सही हम कैसे माने? तो उसके लिए आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने या जिस पर्सन के द्वारा उन्हें टेक्स्ट के रूप में यूज किया गया। अब ये 6 क्लास की एनसीईआरटी थी, इसलिए हमने इस चीज को यहाँ पे नहीं बताया। जब हम 11th क्लास की एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड कोर्स करेंगे तो हमको एक एक का सोर्स भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, तो उनको मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप कंक्लूजन इसका दे सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि आपने जो आंसर दिया उसका पर्पज क्या था या किस तरीके से वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस बोल सकते हैं हम उसको, जो कि आपको वही 20 वर्ड्स में आपका ये देना होगा। आई होप आपको आंसर राइटिंग का एक बेसिक तरीका पता लगा होगा। इसका एडवांस पेज पर भी एक बुक है जो हम जल्दी ही उसका रिव्यू लेने वाले हैं, आप उस बुक को भी फॉलो कर पाएंगे यूपीएससी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू आर्यन सोसाइटी डिवाइडेड, यानी आर्यंस की सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी और वो किस तरीके से फंक्शन करती थी। तो इस तरीके से या इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन का दायरा आप रख सकते हैं 100 टू 150 वर्ड्स में आप इन आंसर्स को लिख सकते हैं। तो आज का क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं।